हो आप सब? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मैं सोनू, आपकी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग फैकल्टी फ्रॉम बालाजी नर्सिंग इंस्टीट्यूट द्वारका मोड़। ठीक है, जैसे कि आपको पता है हमने कम्युनिकेशन के एक चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, कम्युनिकेशन डिस्कस किया, उसके लेवल्स डिस्कस किए, उसके एलिमेंट्स हमने डिस्कस किए, कम्युनिकेशन के टाइप्स हमने डिस्कस किए। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें भी हम कम्युनिकेशन को ही कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे कौन कौन से मेथड्स हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, कौन से बैरियर्स आते हैं कम्युनिकेशन के अंदर। ठीक है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि नर्स और जो पेशेंट का जो रिलेशनशिप होता है उसकी कौन कौन सी फेजेस होती हैं। ये वाले टॉपिक्स हम इस चैप्टर में क्लियर करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इसका क्या मतलब होता है कि आप कोई भी पर्सन, मतलब कोई भी नर्स और पेशेंट के बीच में इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए कौन से मेथड्स हम यूज कर सकते हैं जिससे जो है कम्युनिकेशन को बहुत ज्यादा अच्छा हो जाए। ठीक है, इसमें हम शुरू करते हैं। सबसे पहले है हमारा थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। इसका मतलब क्या है कि थेराप्यूटिक एक रिलेशनशिप, देखो थेराप्यूटिक रिलेशनशिप होती है जो किस किस के बीच में होती है, बिटवीन मेडिकल केयर प्रोफेशनल एंड पेशेंट। नर्स के बीच में और पेशेंट के बीच में, नर्स और पेशेंट के बीच में एक रिलेशनशिप होती है जिसको हम बोलते हैं थेराप्यूटिक रिलेशनशिप। और थेराप्यूटिक रिलेशनशिप में जो कम्युनिकेशन होता है, अब अगर किसी नर्स और पेशेंट का थेराप्यूटिक रिलेशनशिप अच्छा है तो क्या उनका ऑटोमेटिकली थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा, कम्युनिकेशन जो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। नर्स और पेशेंट जो क्या है एक दूसरे पे अच्छा ट्रस्ट करते हैं, दोनों के बीच में अच्छा ट्रस्ट है, तो अब उनका क्या होगा, जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन किससे अच्छा हो सकता है, इसमें थेराप्यूटिक रिलेशनशिप से। अगर थेराप्यूटिक रिलेशनशिप अच्छा है तो ऑटोमेटिकली जो थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन होगा वो क्या होगा, अच्छा होगा। ठीक है, समझ में आया? थेराप्यूटिक रिलेशनशिप होता है नर्स और पेशेंट के बीच में रिलेशनशिप, और थेराप्यूटिक रिलेशनशिप अगर अच्छा है तो थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन भी क्या होगा, इफेक्टिव होगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट है, एक फैक्टर पता चल गया आपको, एक मेथड हमने देख लिया। दूसरा है हमारा अटेंटिव कम्युनिकेशन या अटेंटिव लिसनिंग। देखो अटेंटिव लिसनिंग या अटेंटिव कम्युनिकेशन का क्या मतलब है, जब भी पेशेंट आपको कुछ बता रहा है, अपनी सिचुएशन, अपनी प्रॉब्लम, तो आपने अटेंटिवली उसको सुनना है, अटेंटिवली उसको फील करना है, ऑल सेंसेस का यूज करके। ठीक है, अटेंटिव कम्युनिकेशन में क्या होना चाहिए, यूज ऑफ ऑल सेंसेस, यूज ऑफ ऑल सेंसेस, अपनी पूरी सेंसेस को यूज करके अच्छे से कंसंट्रेट करके आपने पेशेंट की प्रॉब्लम को क्या करना है, सुनना है। ठीक है, अगर आप अटेंटिव होके पेशेंट की प्रॉब्लम्स को सुनोगे तो ऑटोमेटिकली आपका क्या होगा, जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव होगा। तो सेकंड मेथड आपको समझ में आया, अटेंटिव लिसनिंग या अटेंटिव कम्युनिकेशन, जिसमें आप ऑल सेंसेस को यूज करके एक अच्छा कम्युनिकेशन करते हो कंसंट्रेशन के साथ। ठीक है, समझ में आया? अटेंटिव कम्युनिकेशन का क्या मतलब है, इसमें आप अटेंटिव लिसनिंग भी लिख सकते हो, अटेंटिव लिसनिंग। ठीक है, अटेंटिव लिसनिंग हो सकती है अटेंटिवली आप किसी की बातों को सुन रहे हो, लेकिन अगर कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जिसमें पेशेंट नहीं बता पाता, ठीक है, वर्बली, तो हमें नॉन वर्बल एक्सप्रेशन को भी अटेंटिवली क्या करना है, असेस करना है। कई बार पेशेंट बहुत ज्यादा पेन में होता है, अपनी सिचुएशंस को नहीं बता पाता, तो जो पर्सन की नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस होते हैं उनको भी अगर हम अच्छे से समझेंगे तो हमारा कम्युनिकेशन क्या होगा, इफेक्टिव होगा। क्योंकि ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन भी होता है, नॉन वर्बल भी, तो दोनों ही कम्युनिकेशन को हमें क्या करना है, इफेक्टिव करना है। ठीक है, समझ आया? उसके बाद है पर्सन की फिजिकल अटेंडिंग स्किल्स। फिजिकल अटेंडिंग स्किल्स क्या होती है कि कोई भी नर्स जब पेशेंट से बात करने जा रही है, पेशेंट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने जा रही है, उस टाइम वो फिजिकली अपने आप को पेशेंट के सामने कैसे रिप्रेजेंट करती है, वो क्या होती है, फिजिकल अटेंडिंग स्किल्स। कैसे आप फिजिकली अपने आप को रिप्रेजेंट करोगे, उससे भी जो कम्युनिकेशन है वो वेरी कर सकता है। अगर आप अच्छे से कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, आप आई कांटेक्ट का अच्छा यूज करते हो, ठीक है, ये सब अगर आपके अंदर है, आपकी फेशियल एक्सप्रेशन, आपने अच्छी ग्रूमिंग मेंटेन कर रखी है, आपने अपने आप को अच्छा डेकोर कर रखा है, तो आप जब भी पेशेंट से बात करोगे वो कम्युनिकेशन आपका क्या होगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। समझ में आया? इसमें आपकी फिजिकल अटेंडिंग स्किल्स में आप बता सकते हो यूज ऑफ आई कॉन्टेक्ट। ठीक है, आई कांटेक्ट मेंटेन करके बात करनी है। ठीक है, फेस टुवर्ड्स पेशेंट, जब भी हम किसी पेशेंट से बातें कर रहे हैं उस टाइम जो हमारा फेस है वो टुवर्ड्स किसके होना चाहिए, पेशेंट के टुवर्ड्स होना चाहिए। ओके, फिजिकल अटेंडिंग स्किल्स में समझ में आई, यूज ऑफ आई कांटेक्ट, फेस टुवर्ड्स पेशेंट, जब भी आप किसी से बातें करते हो। ठीक है, ये तो नॉर्मली भी आपको पता है कि जब भी हम किसी से बात करते हैं तो अपनी बैक दिखा के थोड़ी बात करते हैं, फेस ही सामने होता है हमारा, फेस टुवर्ड्स पेशेंट। नेवर क्रॉस लेग्स, नेवर क्रॉस लेग्स और हैंड। इसमें क्या होता है,
कि जब भी आप पेशेंट से बातें करते हो, ठीक है, जब भी आप पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन करते हो, कभी भी आपके हैंड जो है वो क्रॉस नहीं होने चाहिए और आपकी लेग्स भी क्रॉस नहीं होने चाहिए। कई लोगों की आदत होती है जब भी वो खड़े होते हैं अपने लेग्स को क्रॉस करके खड़े होते हैं, ठीक है, वो भी एक फिजिकल अटेंडिंग स्किल्स अच्छी नहीं है, उसमें आता है। और फिर लास्ट है हमारा फेशियल एक्सप्रेशन। देखो, जब भी आप किसी पेशेंट के पास जा रहे हो चल के, ठीक है, आपकी जो वॉकिंग, जो पोस्चर और गेट है वो भी कम्युनिकेशन को अफेक्ट करता है, ठीक है। इसमें आपका क्या एग्जांपल हो सकता है, जैसे आपकी ड्यूटी ओवर होने वाली थी, आपको नया एडमिशन कोई मिल गया, अब आप उसके पास ऐसे ही जा रहे हो कि अरे मुझे क्यों मिल गया, तो उससे आप कैसे उसके पास चल के गए, उससे भी आपका क्या हो सकता है, कम्युनिकेशन अफेक्ट हो सकता है। पेशेंट को लगेगा नहीं नर्स तो मेरी उसमें ट्रीटमेंट में इतनी इंटरेस्टेड है ही नहीं, ठीक है, वो भी आपकी कम्युनिकेशन को क्या करती है, अफेक्ट करती है। समझ में आया? फिर फोर्थ जो हमारा मेथड है वो है रैपोर्ट बिल्डिंग स्किल्स। इसका क्या मतलब होता है रैपोर्ट बिल्डिंग स्किल का? म्यूचुअल जो ट्रस्ट बिल्डिंग होता है, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, म्यूचुअल ट्रस्ट बिल्डिंग। और म्यूचुअल ट्रस्ट का क्या मतलब है कि नर्स का ट्रस्ट अपने पेशेंट के ऊपर और पेशेंट का ट्रस्ट अपनी नर्स के ऊपर। अगर किसी भी पेशेंट का अपनी नर्स के ऊपर पूरा ट्रस्ट है कि नहीं ये नर्स मुझे सही करेगी, इसका कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा है, ये मुझे बहुत अच्छी केयर प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, और दोनों का ही कम्युनिकेशन मतलब दोनों का ही क्या है, ट्रस्ट एक दूसरे के ऊपर अच्छा है, तो ऑटोमेटिकली उनका क्या होगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। रैपोर्ट बिल्डिंग स्किल्स में मतलब जो म्यूचुअल ट्रस्ट जो बिल्ड होता है उसी को क्या बोलते हैं, रैपोर्ट बिल्डिंग स्किल्स बोलते हैं। तो आपके अंदर उस म्यूचुअल ट्रस्ट को बिल्ड करने की स्किल्स आपके अंदर अगर हैं तो आपका कम्युनिकेशन क्या होगा, इफेक्टिव होगा। अब कैसे कैसे हम अपना जो ट्रस्ट है उसको बिल्ड कर सकते हैं, देखिए उसके कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। देखो, जब भी हम किसी पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन करते हैं हमारा एक गोल होता है, ऑब्जेक्टिव होता है कि हम इसलिए कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो स्पेसिफिक होता है वो हमें सिर्फ उसी के रिगार्डिंग उसके साथ बातें करनी है, इधर उधर की हमारी कम्युनिकेशन नहीं करना। अगर आप ऐसे उसके साथ कम्युनिकेशन करोगे तो आपका कम्युनिकेशन या फिर आपका जो ट्रस्ट है वो बहुत अच्छा होगा एक दूसरे पे। नेक्स्ट है कंफर्टेबल एनवायरनमेंट। अगर किसी भी पेशेंट के साथ आपको कम्युनिकेशन करना है, आपको देखना है क्या एनवायरनमेंट कंफर्टेबल है कम्युनिकेशन के लिए, या तो वहाँ बहुत ज्यादा नॉइस है, ठीक है, बहुत ज्यादा नॉइस है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा है, पेशेंट को गर्मी लग रही है, आपको भी, अब तो क्या वहाँ इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए अच्छा वेंटिलेटेड रूम होना चाहिए, ठीक है, लाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, तभी आप अच्छा कम्युनिकेशन क्या है कर पाओगे इफेक्टिव। फिर है प्राइवेसी। जब भी आप पेशेंट से बात कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि 3-4 लोग भी आसपास खड़े हैं वो भी बातें सुन रहे हैं, तो उससे पेशेंट जो है आपके साथ ओपनली कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा। इसलिए अगर हमें म्यूचुअल ट्रस्ट और अच्छा इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है तो पेशेंट को क्या प्रोवाइड करनी पड़ेगी, प्राइवेसी हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। समझ में आया? उसके बाद है कॉन्फिडेंशियलिटी। देखो, कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करवाना पेशेंट का राइट है, ठीक है, पेशेंट ने अपनी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करी, आपके साथ कम्युनिकेट करी, ठीक है, अब आप उसको किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकते, ठीक है, वो उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी खराब कर रहा है, ठीक है, आपको बताई, आपने किसी अपने दोस्त को बताई, ठीक है, तो ये बहुत गलत चीज है। पेशेंट का राइट है कि उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल रहे। अगर आप ऐसा करोगे, कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करोगे, तो पेशेंट आपके ऊपर और अच्छा ट्रस्ट करेगा कि नहीं, मैंने इस नर्स को ऐसी बात बताई थी, इसने किसी के साथ शेयर नहीं करी, मतलब ये नर्स बहुत अच्छी है, मैं इस पर ट्रस्ट कर सकता हूँ, ठीक है, तो आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा। फिर है यूजिंग नर्सिंग ऑब्जर्वेशन। देखो, किसी भी पेशेंट की कंडीशन को असेस करने के लिए या आपको कम्युनिकेट करने के लिए ऑब्जर्वेशन भी जरूरी है कि आप कैसे ऑब्जर्व कर रहे हो, अपनी स्किल्स को यूज करके, जो आपकी प्रोफेशनल नॉलेज है उसको यूज करके आप पर्सन की पूरी कंडीशन को ऑब्जर्व कर रहे हो अच्छे से। उससे भी आपका क्या होगा, आपने असेस कर लिया, अच्छा आपके फेस से मुझे पता चल रहा है कि आपको पेन है, ठीक है, तो पेशेंट क्या सोचेगा, हाँ कि नर्स को नॉलेज है, मतलब अच्छी प्रोफेशनल नॉलेज है, तो मैं इसके साथ कम्युनिकेशन कर सकता हूँ, तो वो भी आपकी किसको इंक्रीज करेगी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन को। उसके बाद है ऑप्टिमल पेसिंग। ऑप्टिमल पेसिंग का क्या मतलब है? देखो, अगर आप किसी से बातें कर रहे हो, आपने कोई क्वेश्चन पेशेंट के साथ किया, पेशेंट ने उसका आंसर नहीं किया, आपने सेकंड क्वेश्चन पूछ किया, ठीक है, मतलब आपने ऑप्टिमल ड्यूरेशन नहीं मेंटेन करी, आपने रश वहां पे कर दिया है कि जल्दी बताओ जल्दी बताओ। क्या पेशेंट आपके साथ कम्युनिकेशन करना पसंद करेगा, आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा? ठीक है, तो ऑप्टिमल पेसिंग भी बहुत जरूरी है इन बिटवीन कम्युनिकेशन और इन बिटवीन प्रोसीजर शो। फिर है रिस्पेक्टिंग पर्सनल स्पेस। देखो, अब अलग अलग पेशेंट का अलग अलग जो है पर्सनल स्पेस होता है, ठीक है, कोई पेशेंट ऐसा होता है कि हाँ मैं नर्स को बता देता हूँ, कोई ऐसा होता है नहीं नर्स ये अनजान है मेरे लिए, मैं इसके साथ सारी बातें नहीं अपने डिस्क्लोज करूंगा, सबका अपना पर्सनल स्पेस होता है। तो
हमें सामने वाले के पर्सनल स्पेस को क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो ही पेशेंट हमारे ऊपर ट्रस्ट करेगा, ठीक है। हमें उसकी पर्सनल लाइफ में नहीं घुस जाना है, पर्सनल स्पेस में नहीं घुस जाना है, ठीक है। अगर आप एक अच्छा थेराप्यूटिक रिलेशनशिप और थेरापेटिक कम्युनिकेशन अगर करना चाहते हो तो आपको ये सारी चीजें क्या करनी पड़ेगी, फॉलो करनी पड़ेगी। तभी पर्सन का ट्रस्ट, रैपोर्ट बिल्डिंग स्किल्स आपके अंदर आ सकती है। अगर आप ये सब कुछ फॉलो कर रहे हो तब। समझ में आया? उसके बाद है आपका एम्पैथी स्किल्स, ठीक है। एम्पैथी स्किल्स का क्या मतलब है? एम्पैथी का क्या मतलब है? टू अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ अदर्स, ठीक है। क्या होता है एम्पैथी? अंडरस्टैंड फीलिंग ऑफ अदर्स, ठीक है। कि आपके पास दूसरों की फीलिंग्स को समझने के लिए आपकी कैसी स्किल्स हैं, ठीक है। आप कैसे दूसरे की फीलिंग को समझ रहे हो। समझ में आई मेरी बात? कि अगर आप किसी भी अपने रिलेटिव को हॉस्पिटल लेके जाते हो, आपकी उसके लिए कितनी अच्छी फीलिंग्स होती हैं कि नहीं मेरे पेशेंट को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरी मम्मी या मेरे पापा, इसको इंजेक्शन में पेन भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ज्यादा हार्डली पुश कर दिया, मतलब आईवी इंजेक्शन, तो पेन हो सकता है। ये सारी चीजें आपने सबके साथ रखनी है। एम्पैथी स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए कि दूसरे की फीलिंग्स को आप समझो, तभी आप एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन और इफेक्टिव रिलेशनशिप है वो पेशेंट के साथ मेंटेन कर पाओगे, ठीक है। एम्पैथी स्किल्स का मतलब है दूसरे की फीलिंग्स को समझने वाली स्किल्स भी आपके अंदर होनी चाहिए, ओके। फिर है हमारा लास्ट वन इंटरव्यूइंग स्किल्स, जो आपकी इंटरव्यू की जो स्किल्स है जिसमें आप क्वेश्चन आंसर पेशेंट के साथ करते हो, वो आपकी कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। देखो, जब भी आप पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन करते हो उसमें आप दो टाइप के क्वेश्चंस यूज करते हो, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड क्वेश्चन कैसे होते हैं? जैसे मैं पूछूं पेशेंट से, आपने खाना खाया, यस और नो, उसने एक वर्ड में आंसर किया, मतलब मैंने क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछा। दूसरा मैंने उससे पूछा आपने खाने में क्या खाया, कब खाया, ऐसे मैंने क्वेश्चन किया, उसने एलेबरेट किया उस खाने को, उसने क्या क्या खाया था, ठीक है। वो हो गए ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो जब भी हमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना होता है, हमें ओपन एंडेड क्वेश्चंस ही यूज करने होते हैं, ताकि पेशेंट अपनी जो है फीलिंग्स को खुल के एक्सप्रेस कर सके हमारे सामने, ओके। उसके बाद है हमारा ओपन एंडेड क्वेश्चन हो गया, क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो गया, ठीक है। वैलिडेटिंग क्वेश्चन, अब आपके कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसकी आपको ऐसे एक्सपेक्टेशन होती है कि इसका मतलब ये कंडीशन हमारे पास होगी, तो आप जब भी डाटा कलेक्ट कर लोगे उसके बाद आपने वैलिडेट करना है कि क्या मैंने जैसे पहले एक्सपेक्ट किया था ये उसको उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर पा रहे हैं ये सारे क्वेश्चन के आंसर, ठीक है। तो वैलिडेटिंग होनी चाहिए। क्लैरिफाइंग क्वेश्चन, आपके जो क्वेश्चन हैं क्लैरिफाइंग और रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन आपके होने चाहिए, ठीक है। पहली चीज तो आप जो भी पेशेंट से पूछोगे वो क्लियर होना चाहिए, ओके। क्लियर वे में आप पूछो, क्लियर सेंटेंसेस आपके होने चाहिए। फिर है रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन मतलब जो भी पेशेंट आपको बता रहा है उसकी कोई भी मेन जो पार्ट है उसको दोबारा से आप रिपीट करो, ताकि पेशेंट को लगे कि हाँ नर्स मेरी कम्युनिकेशन में मेरे साथ मतलब इन्वॉल्व है, मेरे साथ बात करने में इंटरेस्टेड है, तभी फिर पेशेंट उसको और ज्यादा एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। अगर आपके क्वेश्चन बहुत ही क्लियर हैं और रिफ्लेक्टिव हैं, आप कोई भी मेन पार्ट पर्सन ने आपको कुछ बताया उसका मेन पार्ट को उठाओ, फिर से क्वेश्चन करो, तो पेशेंट उसको और ज्यादा एलिब्रेट करेगा, ओके। फिर है सीक्वेंसिंग क्वेश्चन। जब भी आप पेशेंट से क्वेश्चन करते हो वो आपके सीक्वेंस में होने चाहिए, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते जाके आपने पूछा कल क्या खाया था, फिर 2 मिनट बाद आप पूछ रहे हो आपका क्या नाम है, ठीक है। तो आपके जो भी क्वेश्चन आप पेशेंट से करने वाले हो वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर होने चाहिए, ठीक है। एक प्रॉपर मैनर को फॉलो करते हुए आप सारे क्वेश्चन क्या करोगे, पेशेंट से पूछोगे, ओके। तो आज हमने पढ़ा मेथड्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन की कौन से मेथड है जिनसे कम्युनिकेशन अच्छा हो सकता है। उसमें मैंने बता दिया थेराप्यूटिक होना चाहिए, ठीक है। अटेंटिव लिसनिंग अगर आपकी होगी तो कम्युनिकेशन अच्छा होगा। फिजिकल अटेंडिंग स्किल्स आपकी अच्छी होंगी तब आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा, ठीक है। रैपोर्ट बिल्डिंग स्किल्स आपके अंदर होगी तब आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा। और एम्पैथी स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, इंटरव्यूइंग स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आप किसी पेशेंट के साथ क्या कर सकते हो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हो, ठीक है। आज हमने ये डिस्कस किया है, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारे बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। आज कम्युनिकेशन को अच्छा कैसे कर सकते हैं, नेक्स्ट में देखेंगे बैरियर्स कौन कौन से आ सकते हैं कम्युनिकेशन में। आई होप कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।